एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये पता होना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी कितने पैसे दे रहा है, ये बहुत ही बेसिक एक राइट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक ये राइट जो है वो नहीं दिया जा रहा था जनता को। आज हम देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टीज को इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के थ्रू पैसा दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया डेटा जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कलेक्ट किया, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई। हम ये देखेंगे कि ये जो एक डॉक्यूमेंट होता था, इस डॉक्यूमेंट ने क्यों तूफान मचाया था आज से कुछ साल पहले, और सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ा इस डॉक्यूमेंट को हमारी जिंदगी से अलविदा करने के लिए। और तो और हम देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, उनको कौन कौन कितना पैसा दे रहा है, इसके बारे में हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छी बात है। और वो क्यों है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों के अंदर। तो सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं, न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज बेसिकली ये है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक डिटेल्ड स्टडी किया है इलेक्शन कमीशन से, जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वहां से, और उन्हें पता लगाया है कि इस साल जो टोटल पैसा डोनेशन के तौर पे पार्टीज को गया है, उनमें इलेक्टोरल ट्रस्ट से जो पैसा गया है बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट्स होते क्या है? इलेक्टोरल ट्रस्ट्स आर बेसिकली क्रिएटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का सेक्शन है, और वो बताता है कि जो कंपनीज इस धारा के अंदर रजिस्टर की जाएंगी वो प्रॉफिट के लिए नहीं होंगी, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होंगी, वो प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्चुअली 2013 के हिसाब से, 2013 की इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के हिसाब से चलाए जाते हैं, और इनमें बहुत सारी कंपनीज अपना अपना पैसा जो है दे देती है। इसमें से 95% पैसा जो साल भर में आता है वो इस इलेक्टोरल ट्रस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज को बांट देना होता है, अकॉर्डिंग टू द डोनेशन दैट इज गिवन बाय द पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज इसके अंदर डोनेशन देते हैं। 5% वो ट्रस्ट अपने डेली के कामकाज के लिए लगा सकता है, लेकिन बाकी का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे देता है। तो अगर आप बात करें, इसमें सरप्राइज, कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी बहुत ज्यादा रूल कर रही है, लेकिन इतना ज्यादा गैप है फर्स्ट और सेकंड में, ये देखते ही बनता है। और पॉलिटिक्स के अंदर ये जो गैप है, ये मनी का जो गैप है, ये मॉनेटरी गैप है, ये थोड़ा चिंताजनक भी होता है, कंसर्न का इशू होता है। अभी रिसेंटली योगेंद्र यादव जी ने भी ये डिस्कस किया था, मैं एक डिबेट सुन रहा था, वहां पे वो कह रहे थे कि न्यू एंट्रेंट अगर पार्टी आती है या न्यू एंट्रेंट आता है पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए कितना मुश्किल है चुनाव के अंदर परफॉर्म करना, क्योंकि फंडिंग का इतना बड़ा गैप देखने को मिलता है। 6000 करोड़ जहां बीजेपी के पास डोनेशंस आती हैं 24-25 में, वहां कांग्रेस पार्टी, जिसको कि बड़ा कंपटीटर नेशनल लेवल पे माना जाता है, उसके पास 522 करोड़ आते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, नीचे जाते जाओगे कम कम अमाउंट होता जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास डेटा जो आया है, जानकारी आई है, उसमें सबसे ज्यादा डोनेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के थ्रू आए हैं। तो बेसिकली एक साल पहले तक जितना पैसा ट्रस्ट्स के वाया आता था पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उसका 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स हो चुका है इस बार। उसका एक फंडामेंटल रीजन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड इनिशिएटिव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इनिशिएटिव और इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या फर्क है, इस पे थोड़ी देर में आएंगे। तो आप देखोगे 23-24 में जहां 1200 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू जाते थे, वहीं एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 3 गुना ये इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट है इन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा दिया जाता है, और ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस मल्टी नेशनल कंपनीज भी इनमें से कुछ मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है, टाटा, जिंदल ग्रुप, L&T, अशोक लेलैंड। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये लोग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन 7 ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस जो 55% ऑफ डोनेशंस देते हैं, ये हमारे समाज की इनइक्वालिटी भी बताता है कि किस तरीके से कुछ बहुत बड़ी कंपनीज है। अब आप
देख रहे हो यहाँ पे अडानी और अंबानी नहीं है, जिसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, एटलीस्ट इन द टॉप 3 डोनर्स दे आर नॉट देयर। And why they are not there, you can answer. I don't have an answer to that. Anyways, ये 3 ट्रस्ट जो हैं वो बेसिकली 98% ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग फनल को कंट्रोल करते हैं। तो जो आपके इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसमें से 3 बड़े ट्रस्ट, प्रूडेंट, प्रोग्रेसिव और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिसमें से 98% ऑफ द पैसा पार्टीज के पास जाता है, जिसमें से आप देख सकते हो अगर 3800 करोड़ है तो 80% पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। ठीक है, सो देखो 82% ऑफ द पैसा यहां पे लिखा भी हुआ है बीजेपी के पास जा रहा है। लेकिन ध्यान से अगर हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कि कौन से ग्रुप ने कितना पैसा दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट से, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने दोस्तों ये रखता है कि बेसिकली हम इस बात को डिस्कस कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2024 के फरवरी महीने से पहले और 2018 के बाद से का जो बीच का टाइम पीरियड है, सो द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 टू द पीरियड अप टू February 2024, the government had come up with a scheme for electoral funding which was very different from this. अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊं तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या बेसिकली आप कह सकते हो पार्लियामेंट के द्वारा, एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है आरपीए 1951। इस आरपीए 1951 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर 20,000 रुपए से ज्यादा कोई भी एक सिंगल डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आता है तो उसका ब्यौरा या उसका अकाउंट उन्हें देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। रीजन बीइंग कि अगर वो ऐसा डोनेशन का अकाउंट या अमाउंट नहीं बताते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, तो फिर उनको जो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये होता था कि अगर आप बड़ी डोनेशन करते थे तो आप अपने एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप अपने आईटीआर में भी फाइल करते थे, चाहे आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, आप इलेक्शन कमीशन को भी बताते थे। और अगर किसी कॉर्पोरेट ने या किसी कंपनी ने ये डोनेशन दिया है तो उसे भी अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट अकाउंट के अंदर, फॉर्म के अंदर ही बताना पड़ता था। लेकिन फिर 2018 में आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक इनिशिएटिव। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली लुक्ड समथिंग लाइक दिस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया भी था स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरीके से ये दिखते थे। इसमें क्या होता था कि आप साल में 4 बार विंडो ओपन करते थे। ठीक है, तो 1 से 10 जनवरी में मान लीजिए विंडो ओपन कर दी, फिर 1 से 10 अप्रैल में, ऐसे करके आप 10-10 दिन की विंडो ओपन करते थे, जिसमें ये बॉन्ड सिर्फ एसबीआई इशू कर पाता था। एक ही बैंक था एसबीआई जो ये इशू कर पाता था। इसको आप खरीदते थे तो आप एज अ डोनर, एक इंडियन सिटीजन है या एक इंडियन कंपनी है, आप जाते ये बॉन्ड खरीदते, जितने के भी ये डिनोमिनेशन का होता, तो 1000, 10,000, 1 लाख, है ना, तो एक बॉन्ड की वैल्यू इतनी हो सकती थी। आप 10,000 का भी खरीद सकते थे एक बॉन्ड, आप 1 लाख का भी खरीद सकते थे। और जो ये खरीद रहे थे आप वो बेसिकली क्या था, वो डोनेशन था पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपसे डिटेल्स तो कलेक्ट की जाती, जैसे पैन किया जाता है, केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स किया जाता है, पर इनमें से कोई भी डिटेल पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती थी। और इस रीजन की वजह से साल 2018 से लेकर 24 के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू खूब सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ गया। लेकिन जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि एल&टी ने इतना पैसा दिया, टाटा ग्रुप ने इतना, यह हमें नहीं पता चलता था, बिकॉज सरकार ने एक ऐसी स्कीम डिजाइन की थी जो पार्शियली ओपेक थी। पार्शियली ओपेक का मतलब है हमारे लिए, वोटर्स के लिए, जनता के लिए ओपेक थी, जनता को नहीं पता चलता था। लेकिन जो बैंक था उसके पास तो डिटेल्स आती थी, उसे तो पता था कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बॉन्ड्स खरीद के गया है। तो ये जो डोनेशन दिया जाता था, बेसिकली ये बॉन्ड ले जाके पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, वो बैंक जाके इसे इनकैश करवा सकता था। नाउ दिस वाज द मैकेनिज्म व्हिच वाज पुट अप विद द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू जा रहा है। दूसरा, हमें पता लग रहा है एटलीस्ट कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पैसा जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म फ्रॉम बॉन्ड एंड आई विल डिस्कस द डिफरेंसेस एज वेल। अब आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जजमेंट सुनाता है। 5 जजेस का बेंच बैठता है और वो कहता है कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ना
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्यों? रीजन नंबर 1 देता है कि हमारा जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो हमारा फंडामेंटल राइट। इट इज आवर फंडामेंटल राइट टू नो द सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि हम वोट करने वाले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1A। तो जजमेंट ने कहा कि अगर मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना पैसा दे रहा है, तो मैं वोटिंग में इंफॉर्म्ड डिसीजन नहीं कर पाऊंगा। इसके आंसर में या इसके काउंटर पॉइंट में हमारी सरकार की तरफ से यह आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि भाई साहब, जो डोनर है, जो पैसा दे रहा है, वो भी तो वोटर है और उसकी भी कोई राइट टू प्राइवेसी है, उसकी भी तो राइट टू प्राइवेसी है। अगर पब्लिकली डिक्लेयर हो जाता है कि वो कितना पैसा दे रहा है, अगर ये पब्लिकली डिक्लेयर हो जाता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर उसकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट होती है। तो इसके जवाब में कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई साहब, जो 20,000 रुपए से ज्यादा यानी कि करोड़ों में, लाखों में पैसा दे रहा है, वो कोई जरूर क्विड प्रो क्वो के लिए ही पैसा दे रहा होगा। इसका मतलब वो पार्टी का एक आम सपोर्टर नहीं है, बेसिक सपोर्टर नहीं है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और ये हो सकता है कि वो इसीलिए पैसा दे रहा है ताकि एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सिस्टम हो सके। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे, फंडिंग करे, ताकि जब वो पावर में आए तो शायद उसके फेवर में पॉलिसीज, रूल्स, लॉज बना सके, जिसको कहते हैं क्विड प्रो क्वो। तो सरकार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को या ऐसी कंपनी को कोई राइट टू प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी को राइट टू प्राइवेसी की जरूरत है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि अगर कोई बंदा 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 2,000 रुपए देता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका सपोर्ट प्रोटेक्टेड है, बिकॉज वो तो डिस्क्लोज करना ही नहीं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाते वक्त सरकार ने बहुत सारे कानूनों में चेंज किया था, जिसमें से एक चेंज ये था कि अर्लियर अगर किसी कॉर्पोरेट को, अगर किसी कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना होता था, तो उस पर एक लिमिट होती थी, एक कैप होती थी कि पिछले 3 साल का, 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट जो उस कंपनी को हुआ है, उससे ज्यादा, उसका 7.5% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। मान लीजिए पिछले 3 साल में 10 करोड़ एवरेज प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से आप सिर्फ 75 लाख रुपीस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते थे। ये कैप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अप्लाई नहीं की गई। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग आपने लगाई हुई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन वायलेट हो सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जब डोनेशन जाता था तो उसके ऊपर लिमिट नहीं लगती थी। किसी और तरीके अगर डोनेशन जाता था, चेक के जरिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए, कैश के जरिए, तो उस पर लिमिटेशन लगती थी। कोर्ट ने कहा ये तो बड़ा ही आर्बिट्ररी है मैकेनिज्म, आर्बिट्ररी चीज हो रही है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो ये कहा गया कि बॉन्ड्स के थ्रू पैसा आता है उसको डिक्लेयर नहीं करना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। 7.5% का जो कैप था, प्रॉफिट का कैप था, वो वापस लग गया। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो पार्टीज को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिक्लेयर नहीं करनी थी, डिक्लेयर करने से रोका गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, वो भी वापस हट गया। तो इसका मतलब आज जो आप ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू इतना पैसा आ रहा है, सो एंड सो पैसा आ रहा है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और काफी समय तक ये जानकारी अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो वोटर एक इंफॉर्म्ड डिसीजन नहीं कर पाता था। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या फर्क है? इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर इंडिविजुअल जो डोनर है और जो कंपनी का डोनर है ना, कॉर्पोरेट भी डोनेशन कर सकता है भारत में बेस्ड, और इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है, दोनों डोनेट कर सकते हैं। उन दोनों की आइडेंटिटी हमें पता होती है, ठीक है। ट्रस्ट को अपने रिकॉर्ड्स में रखना होता है, ट्रस्ट को इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताना होता है, इलेक्शन कमीशन को बताना होता है कि इतना इतना पैसा इस कंपनी ने या इस इंडिविजुअल ने इस पार्टी को दिया। इसके अलावा इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो एक लीगल बेसिस के अंदर बने, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंडर आपको इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर करने होते हैं। 95% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज टू बी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसकी वजह से और ज्यादा क्लैरिटी बनती है।
इंडियन सिटीजन्स, इंडियन कंपनीज, फर्म्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इसके अंदर डोनर बन सकते हैं, फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती। वैसे भी भारत में एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिल सकती है। लास्टली, ट्रस्ट क्योंकि अपने अकाउंट को ऑडिट करवाना जरूरी है, उसे अपनी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स और रिसिपिएंट्स बताना जरूरी है, इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना जरूरी है, इसीलिए हमारे लिए भी यह बेहतर हो जाता है कि हमें जानकारी मिले। इसी वजह से आप देख रहे हो कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पैसा राउट किया जा रहा है। लेकिन भारत की इलेक्टोरल फंडिंग में अभी भी कुछ इश्यूज बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द फंडिंग लिमिट्स, तो आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर लिमिट लगता है कि एक लोकसभा इलेक्शन में या एक विधानसभा इलेक्शन में वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नो लिमिट ऑफ कैंपेनिंग, ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑफ मार्केटिंग, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये कह सकते हो कि इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी जंग है जिसमें बहुत सारा पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और चाहे एक दो सीट आप कह सकते हो कि जीती जा सकती है विद प्रॉपर कैंपेनिंग एंड टारगेटिंग ऑफ द इश्यूज, बट मेजॉरिटी देश में जिसके पास फंडिंग ज्यादा होगी, पॉलिटिकल कंट्रोल होने के चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि पक्का ही होगा, आई एम सेइंग कि चांसेस वहां ज्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कई कमिटीज बनी है इन द पास्ट। इंद्रजीत सेन गुप्ता कमेटी बनी है, वोहरा कमेटी बनी है। इंद्रजीत सेन गुप्ता कमेटी जो बनी थी, उसने कहा था कि पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट के अकाउंट से और कुछ अमाउंट ऑफ मनी पार्टी के अकाउंट से आना चाहिए, ताकि एक लिमिट लग सके कि आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग के ऊपर या प्रचार प्रसार के ऊपर कितना पैसा लगाते हैं। आपको क्या लगता है भारत में पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर और क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हां, एक और सवाल है मेरा, क्या आप मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़ी किसी कमेटी का नाम बता सकते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी किसी कमेटी का नाम बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ एटलीस्ट इस बात से खुश होते हुए कि हमारे पास ये जानकारी आ रही है, चाहे ये थोड़ी सी दुर्भाग्यजनक है, इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग दैट देयर इज सो मच गैप बिटवीन द टॉप पार्टी एंड द अदर, कंसिडरिंग कि फंडिंग को लेकर भी इतना बड़ा गैप है ना। तो हो सकता है कि आगे जाते हुए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस unless there are some reforms carried out in the electoral funding process. Thank you and have a very nice day ahead.